नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में स्वागत है। हम लोग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से, मतलब आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और पिछले लेक्चर्स आपको कैसे लगे? कल हमने जो है थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश की। क्वेश्चंस आपको क्लियर दिखे कि नहीं ये बताइए। आज हम लोग उसी पे चलेंगे क्योंकि कल शायद क्वेश्चन जो है साफ दिख रहे थे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक। मॉड्यूलर ब्रिक की नॉमिनल साइज पूछा है। ठीक है, तो जो मॉड्यूलर ब्रिक की साइज होती है वो आपकी होती है 20x10x10 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर जो है नॉमिनल साइज पूछता है, ठीक है, नॉमिनल ब्रिक की साइज पूछता है, मॉड्यूलर ब्रिक की नॉमिनल साइज पूछा। अगर नॉमिनल ब्रिक की करता है तो 19 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि देखिए दूसरा और 12वां क्वेश्चन हम लास्ट में कराएंगे। ठीक है, छूट गया वो। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द बिटुमिन। बिटुमिन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो पेनिट्रेशन टेस्ट आपका किया जाता है। ठीक है, स्लम्प टेस्ट आपका किया जाता है किसके लिए? आप स्लम्प टेस्ट कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्ञात करने के लिए करते हैं। एब्रेशन टेस्ट आप जो है एग्रीगेट के लिए करते हैं। ठीक है, फाइनेंस टेस्ट आप सीमेंट के लिए करते हैं, सीमेंट की फाइनेंस ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? पेनिट्रेशन टेस्ट। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है आपका 11.7 से 14.4 होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, हमने करेक्ट आंसर्स भी जो है लिख दिए हैं, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट्स एट सेट इमीडिएटली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। अगर कौन सा ऐसा जो है कंपाउंड है जो पानी को मिलाने के तुरंत बाद जो है रिएक्ट करता है और सेट होता है, तो आपका C3A होता है। C3S और C2S आपका स्ट्रेंथ देता है, लेकिन C3S आपका 28 दिन का स्ट्रेंथ देता है, C2S आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, और सेटिंग आपका देता है C3A, जो सबसे पहले जो है रिएक्शन करता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्यूब इन mm व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए आप 150 mm का 150 mm का क्यूब यूज करते हैं, मतलब 15 सेंटीमीटर साइज का क्यूब यूज करते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ नेचुरल स्टोन इज नोन एज। देखिए नेचुरल स्टोन से जो है क्या करते हैं हम, स्टोन को प्रोड्यूस करते हैं तो कैसे लिए? खदान, मतलब क्वेरी करते हैं ना, क्वेरी करते हैं ना, तो वही चीज होगा, क्वेरिंग कहलाएगा। ठीक है, ड्रेसिंग क्या होता है? पत्थर को काट छांटना, वो ड्रेसिंग कहलाता है। क्रशिंग क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, सीजनिंग आपका क्या कहलाता है? पत्थर में जो सैप होता है, जो भी रस होता है या नमी होती है, उसको बाहर निकालना, उसे हम सीजनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो क्वेरिंग आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द सीमेंट एयर परमेबिलिटी मेथड यूज्ड। एयर परमेबिलिटी किसमें यूज किया जाता है? फाइनेंस टेस्ट याद करने के लिए आपका एयर परमेबिलिटी यूज किया जाता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी याद करने के लिए आप क्या करते हैं? साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ आपका कई होती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर द बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक की बात कर दिया तो वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर वही बर्न्ड क्ले हैवी ड्यूटी ब्रिक का कह दिया और स्ट्रेंथ आपकी 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा बता दी तो 5%। और अगर आपकी स्ट्रेंथ की बात नहीं की तो जो हैवी ड्यूटी ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, ये दोनों लाइन याद रखिएगा। अगर स्ट्रेंथ 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा बता दी तो आप क्या कहेंगे? 5%। अगर स्ट्रेंथ आपकी जो है 10%, मतलब स्ट्रेंथ का जिक्र नहीं किया तो 10% वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ, देखिए 7th डे जो सीमेंट की जो है सीमेंट की आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सीमेंट कंक्रीट की, और 28 दिन के बाद जो होती है, तो जो आपका 7वें दिन और 28 दिन का जो रेशियो होता है वो 2/3 होता है। इसका मतलब 67% आप कह सकते हैं, 66%। ठीक है, तो 0.65 दिया है ऑप्शन में, तो यही सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following shows that quantities of all the items of material required for the completion of construction। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माण के पूरा होने के लिए सभी वस्तुओं की कुल मात्रा को दर्शाता है? ठीक है, तो मटेरियल स्टेटमेंट सभी वस्तुओं की मात्रा को दर्शाएगा, सारे मटेरियल्स को दर्शाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? मटेरियल स्टेटमेंट। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या दर्शाता है? बार बेंडिंग शेड्यूल आपका जो रिइंफोर्समेंट के बारे में दर्शाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। कौन सी ऐसी जो है इसमें चीज है जो स्क्वायर मीटर में नहीं नापी जाती? ड्रिप कोर्स आपका होता है। ठीक है, ड्रिप कोर्स हमने बताया था आपको रनिंग मीटर में नापा जाता है। हमने जब आपको पढ़ाया था कॉर्निस की सजावट हम जब करते हैं, कॉर्निस जब हम एस्टिमेटिंग पढ़ा रहे हैं आपको ना, जो है खत्म हो गया,
तो एस्टिमेटिंग में हमने जब आपको पढ़ाया तो उसमें कॉर्निस बताया, जब सजावटी किया जाता है तो ड्रिप कोर्स पर भी लगाया जाता है, तो वो रनिंग मीटर में मापा जाता है, ठीक है। बाकी पॉइंटिंग, शटरिंग और डैम प्रूफ कोर्स ये तीनों आपका स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ साविंग ऑफ द सॉफ्ट वुड पर पर्सन पर डे। देखिए हमने आपको एस्टिमेटिंग पढ़ाया है तो उसमें जो है हमने बताया कि एक मजदूर एक दिन में कितना काम क्या कर सकता है, ठीक है, चाहे वो नींव से चिनाई से लेकर छत के जो है डालने तक, उसके बाद में ईंट ढुलाई से, हर चीज हमने बताया आपको। तो वो जो लिस्ट हमने आपको बनवाई है, जो यहाँ पे पढ़ाया, जो समझाया, उसको आप याद कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, 5.5 वर्ग मीटर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लेड एंड सैंडी ट्रैक। देखिए हमने आपको जो है ये चीज अलग से बताई थी, ठीक है, एस्टिमेटिंग में नहीं, हमने अलग से बताई थी। तो जो मेटेलिक ट्रैक होता है आपका, मेटेलिक ट्रैक के लिए 1 होता है, सैंडी ट्रैक के लिए आपका 1.4 होता है। कार्ड्स की बात होती है, जब कार्ड्स की बात होती है तो 1.1 होता है, ठीक है। 3 प्रकार के ट्रैक होते हैं आपके, तीनों के लिए ध्यान रखिए। कार्ड्स के लिए 1.1, सैंडी के लिए 1.4 और मेटेलिक के लिए 1, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक। 1.5 ब्रिक का मतलब, ठीक है, 1 ब्रिक का मतलब हो गया 20 सेंटीमीटर, हाफ ब्रिक का मतलब 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर की थिकनेस हो गई, ठीक, 30 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आपको ज्ञात करना है 4 स्टोरी बिल्डिंग का, 4 स्टोरी बिल्डिंग है और सबका प्लिंथ एरिया कितना 300 स्क्वायर मीटर है। सबका प्लिंथ एरिया 300 स्क्वायर मीटर है तो चारों का कितना हो जाएगा 1200 स्क्वायर मीटर, ठीक है। चारों का प्लिंथ एरिया आप ऐड कर लेंगे तो 1200 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। 4 स्टोरी बिल्डिंग का ज्ञात करना है और सबका प्लिंथ एरिया 300 मीटर स्क्वायर है तो 4 से गुणा कर देंगे तो चारों का प्लिंथ एरिया निकल आएगा। और इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है तो इसमें हाइट से गुणा कर देंगे प्रत्येक की, तो प्रत्येक पूरे बिल्डिंग का आयतन चला आएगा। पूरे बिल्डिंग का अगर आयतन आपको पता चल गया तो पर क्यूबिक मीटर का चार्ज दिया है 2000 रुपए, तो अगर इसमें हम 2000 रुपए से गुणा कर देंगे तो इतना जो आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट हो जाएगा। और इसमें 10% एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है तो इसमें 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 7,92,000 रुपए जो है आपका, नहीं 79,20,000 रुपए आपको आएगा आंसर, ठीक है। तो कौन सा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 17वें का, ठीक, 17वें का फोर्थ। आपको सॉल्व करके देखिए, बताइए हमको आ रहा है कि नहीं। तेज तो नहीं आज ना, कल थोड़ा सा ज्यादा तेज हो गया था, आज स्लो चलेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क फॉर अ रूम यूजिंग सेंटर लाइन मेथड इफ द इंटीरियर डायमेंशन ऑफ द रूम इज 5 मीटर इंटू 4 मीटर एंड हाइट ऑफ रूम इज 3.5 मीटर एंड द विड्थ ऑफ वॉल 300 mm एंड द डायमेंशंस ऑफ डोर इज 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। देखिए आपको इसमें जो हमने जो है ओपनिंग या ब्रिक चिनाई में जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं सारे यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। जितने भी ब्रिक चिनाई में और सेंटर लाइन मेथड में हमने बताया है उसमें कॉन्सेप्ट आपके यूज करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपके रूम की साइज 5 मीटर इंटू 4 मीटर है, ये आपका रूम हो गया 5 मीटर इंटू 4 मीटर का, है ना। ये आपकी वॉल हो गई 30 सेंटीमीटर मोटी, ये आपका रूम हो गया। इसकी डायमेंशंस आपकी है ये 5 मीटर आपका मान लीजिए, है ना, ये आपकी 4 मीटर हो गई, ये डायमेंशन आपका हो गया, ये 30 सेंटीमीटर की वॉल हो गई आपकी, है ना। और इसमें बताया है कि एक दरवाजा भी लगा है 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर, हम यहाँ दरवाजा अपना लगा दे रहे हैं, ठीक है। इस दरवाजे की साइज है 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर, है ना, इतना दिया हुआ है। अब पहले टोटल सेंटर लाइन कैलकुलेट करिए। इसकी हाइट आपको दी है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, तो टोटल कितनी ब्रिक्स लगेंगी, मतलब ब्रिक की मतलब क्वांटिटी ज्ञात करना है मीटर क्यूब में, घन मीटर में ईंट कार्य का, ठीक है, चिनाई करने के लिए। तो आप देखिए सेंटर लाइन कैलकुलेट करिए तो 5 मीटर प्लस कितना 0.35 प्लस 0.15 इधर प्लस 0.15 इधर, तो 0.3 इंटू कितनी है ये वाल 1 और 2, ठीक है, 1 हो गया 5 प्लस 0.3 इंटू 2, ठीक, ये हो गया आपका। प्लस क्या करिए आप, प्लस यही कर दीजिए 4 प्लस 0.3 इंटू 2, 4 प्लस 0.3 इंटू 2, ये आपकी क्या आ गई टोटल सेंटर लाइन आ गई आपकी, ठीक है। टोटल सेंटर लाइन आप निकाल लीजिए, इसको कितना हो जाएगा 5.3 इंटू 2 प्लस 4.3 इंटू 2, 19.2 मीटर आपका आ गया क्या टोटल सेंटर लाइन जो है आपका 19.2 मीटर आपकी टोटल सेंटर लाइन आ गई। अब क्या करिए आप देखिए 19 तो देखिए अब आयतन निकाल लीजिए, केवल अभी दरवाजा छोड़े रहिए, अब टोटल जो है चिनाई का आयतन निकाल लीजिए। तो 19.2 हो गया आपका, ठीक है, प्लस 0.3 मीटर की चौड़ाई है प्लस हाइट आपका 3.5 मीटर है, तो टोटल आयतन कितना आ गया 19.2 इंटू 0.3 इंटू 3.5 आपका आयतन आ गया 20.16
2.16 मीटर क्यूब, है ना, ये आपका आयतन आ गया, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि डोर का ओपनिंग, देखिए जब 0.1 मीटर स्क्वायर तक होता है ओपनिंग, तो हम जो है चिनाई स्क्वायर जो है चिनाई में हम लोग जो है डिडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब 0.1 मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तो हम डिडक्शन करते हैं। तो 20.16 मीटर क्यूब आ गया आपका। अब एरिया इसका देखते हैं, ठीक है। इसका एरिया देखते हैं, 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर, ठीक है। तो 2.4 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका आयतन घटाएंगे। तो घटाइए आपका 20.16 माइनस 2.4 इंटू 1 कितना है, 1.2 इंटू 0.3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा जो है डोर के कारण जो ओपनिंग होगी उसका आयतन। घटाइए इसमें 2.4 इंटू 1.2 इंटू 0.3, 19.152, ठीक है, मीटर क्यूब, ये आपका हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिया था, ठीक है, नन ऑफ द अबव सही था इसमें, इसीलिए जो है हमने 19.2 आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे कैसे लगा देंगे जब 19.15 आ रहा है ना, तो इसमें से कोई नहीं सही था, ठीक, समझ में आया ना। चिनाई का में से कब घटाएंगे, जब 0.1 मीटर स्क्वायर से अधिक होगा। तो समझ में आया, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, गलती हुई होगी तो आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट आपको सारा बता दिया, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन द स्ट्रेट लाइन मेथड द एक्सप्रेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का बताया है आपको, एस्टिमेटिंग जब हमने पढ़ाया है तो स्ट्रेट लाइन मेथड से, कांस्टेंट परसेंटेज रेट मेथड से, और आपका सिंकिंग फंड मेथड से, और उस एरिया के क्वांटिटी सर्वे मेथड से, 4 प्रकार से हमने डेप्रिसिएशन आपको बताया है। तो पहला आपका है सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड में हम लोग को बताया C माइनस एस बाई एन। C आपका टोटल कॉस्ट है, S आपका स्क्रैप वैल्यू है, N आपका प्रॉपर्टी की लाइफ हो गई। तो कौन सा इसमें पूछा है, C माइनस एस बाई एन, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड 15 mm थिक प्लास्टर ऑफ वॉल 5 मीटर लॉन्ग 3.5 मीटर हाइट 300 mm थिक 1:3 सीमेंट मोर्टार इज यूज। चलिए लगाइए, आपको एस्टिमेटिंग अगर आप पढ़े हमसे तो तुरंत लगा देंगे इसको। उसको लगा के बताइए। पहले हमको ये बताइए आप कि प्लास्टर के लिए जो असमतल सतह होती है उसको भरने के लिए कितना % एक्स्ट्रा मसाला लेते हैं, बताइए। असमतल सतह को भरने के लिए कितना % एक्स्ट्रा लेते हैं, और जो है ड्राई मोर्टार के लिए कितना % एक्स्ट्रा लेते हैं। तो देखिए असमतल सतह के लिए आप 30% एक्स्ट्रा लेते हैं, ड्राई मोर्टार के लिए 25% एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं कि आयतन की, आयतन ज्ञात करें इसका, ठीक है। तो 12 mm मोटा प्लास्टर है 0.012 मीटर इंटू एरिया ऑफ वॉल की याद करिए 5 मीटर लॉन्ग 3.5 मीटर हाइट, यानी 5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ठीक है। इसको आप आयतन गिरे 0.012 इंटू 5 इंटू 3.5, 0.21 मीटर क्यूब, 0.21 मीटर क्यूब, यह आपका आयतन आ गया किसका, इतने आयतन में प्लास्टर का जो है आयतन आ गया, ठीक है। अब इसमें बढ़ाएंगे कितना, 30% बढ़ाएंगे, किसके लिए 30% बढ़ाएंगे हम लोग जो है अनइवन सरफेस के लिए, तो 0.21 इंटू 1.3, और 25% हम ड्राई मोर्टार के लिए बढ़ाएंगे, तो 0.21 इंटू 1.3 इंटू 1.25। निकालिए टोटल आयतन कितना है सूखे मसाले का, 0.34, ठीक है, मीटर क्यूब। ये आपका सूखा मसाला आ गया। अब आप सीमेंट कंटेंट की बात करें, अगर सीमेंट की बात करें तो 0.34 अपॉन कितना 3 + 1 इंटू 1, इतना आएगा आपका क्या सीमेंट। तो 0.34 अपॉन 4 करिए अगर, तो 0.0853, 0.085, ये 0.85 मीटर क्यूब, ठीक है। तो एक बोरी सीमेंट का आयतन कितना होता है, देखिए 0.0853 है, इसमें एक बोरी सीमेंट 0.034 से भाग दे देंगे तो आपका निकल के चला आएगा क्या, नंबर ऑफ बोरीज। तो कितना निकल के आया 2.5, ठीक है, 2.5 बोरीज निकल के आए, 2.5 बैग्स। अब आप क्या करेंगे, 2 बैग ले आएंगे तो आधे बोरी का जो है घट जाएगा, तो आप लाएंगे कितना 3 बोरी, हमेशा जो है ज्यादा ही लाएंगे। अगर 2.1 भी आएगा तब भी आप 3 बोरी लेकर आएंगे, ठीक है।
इसमें आप दशमलव वाला रूल नहीं लगाएंगे, 3 बोरी, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज्ड फॉर डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए आपका कैडेस्ट्रल सर्वे किया जाता है, ठीक है। टोपोग्राफिकल कैसा सर्वे क्या होता है? उस एरिया की क्षेत्र की स्थलाकृति को दर्शाने के लिए। लैंड सर्वे तो आपके भूमि को जो है लेकर जाता है, रेवेन्यू के लिए किया जाता है आपके, ठीक है। तो वो चीज जो आपका राजस्व विभाग वाले करते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपका चलते हैं कि द वर्नियर दैट इज कैलिब्रेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू मेन स्केल, तो उसे हम रेट्रोग्रेड वर्नियर कहते हैं, जो मेन स्केल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? आपका कैलिब्रेटेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ साइटिंग ऑब्जेक्ट इन प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। कह रहा है कि प्लेन टेबल सर्वे में ऑब्जेक्ट को साइट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो आपको एलिडेट पता होगा, आप एलिडेट से ही तो प्लेन टेबल सर्वे करते हैं, उसमें आप वो जो साइट करते हैं, फिर आप उसमें जो है 3 मेथड से यूज करते हैं, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन, पहला आपका रेडिएशन, 3 मेथड से आप प्लेन टेबल में सर्वे करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एलिडेट। क्लिनोमीटर क्या होता है? जो आपका स्लोप होता है, ढाल होता है, उसके लिए होता है। क्रॉस स्टाफ क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर डालने के लिए। प्रिज्म स्क्वायर क्या होता है? ये भी परपेंडिकुलर डालने के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉर नो एरर मैग्नीट्यूड इन द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, मतलब कौन सा ऐसा अगर बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का अंतर हो जाए इतना तो कोई एरर नहीं है, तो 180 डिग्री आपको पता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग फॉर एन ओपन ट्रैवर्स ऑफ एन नंबर ऑफ स्टेशन। मान लीजिए ओपन ट्रैवर्स है आपका, ठीक है, ओपन ट्रैवर्स है, तो इसमें आपको बताना है कितनी फोर बेरिंग कितनी बैक बेरिंग्स होंगी। ओपन ट्रैवर्स है, मान लीजिए आपका कोई ओपन ट्रैवर्स है ना। कितने स्टेशन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 स्टेशन हैं। आप फोर बेरिंग गिनिए, फोर बेरिंग गिनिए, 1 2 3 4 5 मतलब n अगर 6 आपके स्टेशन से तो फोर बेरिंग 5 आ रही है, यानी n-1। फोर बेरिंग क्या होगी? इस पॉइंट से इस रेखा के लिए, इस पॉइंट से इस रेखा के लिए, इस पॉइंट से इस रेखा के लिए, तो फोर बेरिंग। अब बैक बेरिंग की बात करें तो इस पॉइंट से इस रेखा के लिए 1, इस पॉइंट से इस रेखा के लिए 2, इस पॉइंट से इस रेखा के लिए 3 4 5, मतलब ये भी n-1। मतलब फोर बेरिंग और बैक बेरिंग नंबर ऑफ स्टेशन से कम होंगी, तो कौन सा? n-1, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट रिड्यूस लेवल एंड फर्स्ट रिड्यूस लेवल। आपको तो ये चेक हो गया, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इक्वल टू बैक साइड माइनस फोर साइड, तो बैक साइड और फोर साइड का अंतर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द करेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण जो आपका करेक्शन होता है, तो CR बराबर क्या होता है? 1/7 इंटू d²/2r, है ना। ये आपका पॉजिटिव 1/7 होता है, 1/7 इंटू d²/2r, तो d² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d², स्क्वायर ऑफ द d, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस याद करना है, टैकोमीटर सर्वे है, ठीक है, टैकोमेट्री सर्वे है, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस याद करना है। तो आप पढ़े हैं, सबसे पहले फॉर्मूला का डिस्कस करते हैं। आप पढ़े हैं D बराबर K इंटू एस प्लस सी, ठीक है। तो जहां K, D बराबर K को क्या लिखते हैं? F/I इंटू एस प्लस सी आपका क्या होता है? F प्लस D, है ना, यही होता है आपका। और ये जो S होता है स्टाफ इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। और I क्या होता है? अभी इसमें दिया है कैलिब्रेटेड कितना सेंटीमीटर जो कितना खाना चला, ठीक है, वो चीज होता है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ए इंस्ट्रूमेंट इफ स्टाफ इंटरसेप्ट, मतलब आपका S दिया है 2.5 मीटर, स्टाफ इंटरसेप्ट आपका दिया है 2.5 मीटर, S आपका दे दिया है 2.5 मीटर, है ना। और आपको क्या कह रहा है कि the micrometer reading of a drum of the diaphragm is 3.2 and the micrometer screw has threads 100 is in 1 सेंटीमीटर। मतलब आपका अगर 100 थ्रेड्स चल रहा है तो 1 सेंटीमीटर, मतलब एक थ्रेड चलेगा तो 1/100 सेंटीमीटर। और अगर आपका चल कितना रहा है? आपका 3.2 थ्रेड चल रहा है, तो मतलब 1/100 इंटू 3.2 निकालिए, कितना आएगा? 0.032 सेंटीमीटर, 0.032 सेंटीमीटर, मतलब आई आपका निकल के आया 0.32 mm। कितना निकल के आया? 0.32 mm, आई आपका निकल के चला आया। अब हम बात करेंगे आगे। आगे इसमें आपका दिया है फोकल लेंथ 200 mm और डिस्टेंस आपका दिया है 180 mm। फोकल लेंथ आपका दिया है 200 mm और डिस्टेंस दिया है 180 mm। अब आपको सब कुछ पता चल गया, आप रख दीजिए। D बराबर हो जाएगा 200
अपॉन आई 0.32, दोनों mm में है तो दोनों कट जाएगा, कोई मतलब नहीं, इनटू आप ऐसा रखिए मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस आपको मीटर में निकालना है, तो 2.5, ठीक है, प्लस F प्लस डी मतलब 200, 0.2 प्लस 0.18, क्योंकि मीटर में निकालना है तो आपको रखना पड़ेगा। अब यहां से आप निकालिए, कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 0.32 इंटू 2.5 प्लस 0.2 प्लस 0.18, आपका आ गया 1562.8, 1562.8, थर्ड ऑप्शन 1562.8 मीटर, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आया भैया, समझ में आया ना, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 29 है हमारा, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द लेंथ ऑफ कर्व, कर्व के लेंथ के लिए कौन सा जो है सही है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन एंगल। कर्व लेंथ आप कैसे निकालते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल से, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, मान लीजिए आपका कर्व है, ये आपका कर्व है ना, और ये आपका क्या हो गया, सेंटर पर एंगल, ठीक है, और ये आपकी टेंजेंट इधर से गई, एक टेंजेंट इधर से गई, ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल हो गया, ये भी आपका डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है ना, डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है, इसको मिला दीजिए आप, ठीक है, ये आपका आर हो गया, ये भी आपका आर हो गया, ठीक है। आपको ये लेंथ ज्ञात करनी है, कर्व लेंथ, ठीक है। तो कैसे, चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणे त्रिज्या, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, यानी आपको अगर आधा चाप ज्ञात करना है एक्स, ठीक है, और पूरा ज्ञात कर लीजिए ना, एक्स आपका मान लीजिए चाप का लेंथ एल है, तो कोण कितना है, डेल्टा लैम्डा इंटू आपका क्या है, त्रिज्या आर, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डिफ्लेक्शन एंगल के, ठीक है। तो यही पूछा है, आप इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 180 से गुणा करेंगे, तो वो चीज हमको नहीं बताना, हमको यही बताना है कि किस कोण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिफ्लेक्शन एंगल के, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following represent the correct order of setting a plane table? प्लेन टेबल में आपको हमने बताया था अपवाद होता है, प्लेन टेबल में आपका पहले लेबलिंग होता है, पहले लेबलिंग होगा फिर सेंटरिंग होगा, ठीक है, पहले लेबलिंग होगा फिर सेंटरिंग होगा, फिर आपका क्या होगा, ओरिएंटेशन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको वाइड रेशियो दिया है, जो है वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास, मतलब वाइड रेशियो ज्ञात करना है, पोरोसिटी दी है, तो n बराबर दिया है 0.35, तो आपको E बराबर क्या है, n अपॉन 1 माइनस n, मतलब 0.35 अपॉन 1 माइनस 0.35, निकालिए आंसर, बताइए कितना आ रहा है, 0.54 आ रहा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट इज 45% और 22% दिया हुआ है, तो प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो कितना हो जाएगा, 23%, 45 में से 22 घटाएंगे 23%, यानी 0.23, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलिंग हेड मेथड से आपको परमिबिलिटी दिया है, परमिबिलिटी ज्ञात करना, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं फॉलिंग हेड मेथड की, तो फार्मूला आप बताइए, जल्दी 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 फार्मूला बताइए, सब लोग फार्मूला बताएं एक बार। फॉलिंग हेड मेथड से आपका फॉर्मूला होता है, क्या ज्ञात करना है आपको, फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट, कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के बराबर आपका होता है 2.303, ठीक है, 2.303 AL अपॉन कैपिटल A इंटू T log H2 अपॉन H1, सॉरी H1 अपॉन H2, है ना, ये चीज होता है आपका। अब बताइए, यहाँ स्मॉल ए होता है आपका पाइप का एरिया, कैपिटल ए होता है सैंपल का एरिया, एल होता है सैंपल का लेंथ, टी होता है टाइम, जो H1 से H2 पहुंचने में टाइम कितना लगा, ठीक है। तो सारी वैल्यू को आप रखिए, सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है तो आप सेंटीमीटर और सेकंड में रखिएगा, ठीक है, डायरेक्टली के 2.303 इंटू ए, स्मॉल एरिया कितना है, देखिए पाइप का, स्टैंड पाइप का डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी पाई बाई 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। लेंथ ऑफ सैंपल कितना दिया है, लेंथ ऑफ सैंपल 15 सेंटीमीटर, हाइट दिया देखिए 15 सेंटीमीटर दिया है। अगर कैपिटल ए सैंपल का एरिया दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप पहले से ही 60 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। कितना समय लग रहा है खाली होने में, आधा घंटा, यानी 0.5 आवर गुणे 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, है ना, ये चीज हो गया। लॉग कितने से कितना पहुंच रहा है, कितने से कितना पहुंच रहा है भाई, पहुंच रहा है 100 से 40, तो यानी 100 सेंटीमीटर था पहले, 40 सेंटीमीटर बाद में पहुंच गया, तो आपकी परमिबिलिटी आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। कैलकुलेट करिए इसको,
2.499 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 2.499 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन? है कोई ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय ट्राइएक्सियल टेस्ट। ट्राइएक्सियल टेस्ट आप सॉइल में जो है पढ़ते हैं, आपको सर पढ़ाएंगे, आप पढ़िए उसको। ट्राइएक्सियल टेस्ट आपका शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए किया जाता है, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रेनॉल्ड्स नंबर 3 मतलब 2000 से 4000 के बीच में 3000 है तो ट्रांजिशन फ्लो होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट। अरे यार, सी आपका कंप्रेसिबिलिटी होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। सी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन द आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस आप जो है आइडियल गैस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका बल्क मॉडुलस होता है आपका कि ये डायरेक्टली जो है किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन अगर एडियाबैटिक कंडीशन है तो एडियाबैटिक कंडीशन में होता है डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन बी, ठीक है, इसके बराबर, ठीक है। तो दोनों कंडीशन का याद कर लीजिए। तो किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द व्हाट इज द इक्विवेलेंट हेड इन सेंटीमीटर ऑफ द केरोसिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 मीटर जो है 0.8 दिया हुआ है और हेड ऑफ वाटर 500 सेंटीमीटर, ठीक है। 500 सेंटीमीटर अगर हेड है आपका वाटर में तो केरोसिन में हेड सेंटीमीटर में कितना होगा? अगर आपकी केरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दी है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। S1 H1 इक्वल टू S2 इंटू S2 यही रख दीजिए। केरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दिया है, इसको हेड ज्ञात करना है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है और आपका क्या H2 कितना दिया है? 500 सेंटीमीटर। तो H1 कितना आ जाएगा? 500 बटे 0.8, मतलब हेड ज्यादा आएगा आपका। कितना आ रहा है? 500 बटे 0.8 625 सेंटीमीटर। आ रहा है भैया समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एल्वोमीटर। देखिए एल्वोमीटर हो आपका और फिस्ट जो है मीटर हो आपका, बेंचुरी मीटर हो, ये सब क्या नापते हैं? आपका डिस्चार्ज नापते हैं, ठीक है। वेलोसिटी नापने के लिए आप क्या करते हैं? पिटॉट ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। स्टैग्नेशन हेड आप एक्चुअली में हेड नापते हैं, उससे फिर वेलोसिटी ज्ञात करते हैं। सरफेस टेंशन के लिए आप क्या यूज करते हैं? सरफेस टेंशन मेजर करने के लिए आप जो है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका, ठीक है। सरफेस टेंशन को मापने के लिए कौन सा जो है डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आपको हाइड्रोलिक्स पढ़ाने वाले हैं अगले लेक्चर से, ठीक, तो सब अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर ट्यूब। लैमिनार फ्लो के लिए आपका जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है वो 4/3 होता है और अगर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की बात करेंगे तो 2 होता है। दोनों आप ज्ञात कर लीजिए। कौन सा हो जाएगा? 1.33, ठीक। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि द बेटेड पैरामीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए चैनल इज 5 and 9 स्क्वायर मीटर हाइड्रोजन। तो R बराबर क्या होता है? A बराबर होता है PW बराबर होता है R बराबर होता है A बाई PW, ठीक है। मतलब हाइड्रोलिक रेडियस भी याद करना ना, तो एरिया आपका 9/5 कर दीजिए आप सीधा। 9/5 कितना आ जाएगा? 1.8, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्लो इज क्लासिफाइड एज लैमिनार फ्लो व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का अगर जो है मान 2000 से कम है तो आपका क्या हो जाएगा? ये पाइप के लिए लैमिनार फ्लो, अगर वही आपका चैनल है तो 500 से कम होना चाहिए, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू चैनल द रेनॉल्ड्स नंबर, देखिए आपका 1500 दिया है, ठीक है। 1500 नंबर आर दिया है तो आप क्या करते हैं? आपका जो क्या याद करना है? फ्रिक्शन फैक्टर का 64/RE करते हैं ना आप, तो फैक्टर के लिए 64/RE करते हैं और नहीं तो 16/RE। 64/1500 करिए तो कितना हो जाएगा? 64/1500 0.043 0.043। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में अगर आपकी प्रेशर इंटेंसिटी सेम है तो कौन सा कहेंगे आप? कौन सा जो है इसमें लगाएंगे नियम? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर आपका जो लिक्विड है स्टैटिक स्टेट में है तो सभी दिशाओं में समान प्रतिबल लगाता है, ठीक है। तो वही चीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर यील्ड्स ऑफ क्रॉप। देखिए इरिगेशन वाटर की सप्लाई आप बढ़ाएंगे तो पहले तो यील्ड आपकी घटती है, लेकिन कुछ समय बाद जब आपका वाटर लेवल हाई हो जाता है तो यील्ड घटने लगती है, ठीक है। तो पहले इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट देन डिक्रीज, फोर्थ ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। हमने आपको इरिगेशन एफिशिएंसीज पढ़ाई है, इरिगेशन में हमने आपका 2 सब्जेक्ट खत्म कर दिया, इरिगेशन और एस्टिमेटिंग। तो आप लोग पढ़िए भाई साहब, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाएगा तो बताइएगा, एक बार पढ़ के तो देखिए, आपको लगेगा ऐसा पढ़ते समय ही लग जाएगा कि बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। 3 डेप्थ दी है, ठीक है, जो इंटरवल दिया है आपका 20 मीटर, ठीक है, बॉर्डर का, और डेप्थ 3 दी है, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, y1 1.5 मीटर, y2 1.8 मीटर और y3 आपका दिया है 2.1 मीटर। हमने आपको जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बताई थी 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 100, यही हमने पढ़ाया था ना आपको। तो देखिए आप स्मॉल डी कैपिटल डी कैसे निकालते हैं। कैपिटल डी आपका हो जाएगा 1.5 प्लस 1.8 प्लस 2.1 अपॉन 3, कितना हो जाएगा 1.8 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल डी क्या होता है। स्मॉल डी हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इसको डेविएशन करने के बाद एवरेज निकालते हैं। तो मतलब 1.8 माइनस 1.5 प्लस 1.8 माइनस 1.8 प्लस 2.1 माइनस 1.8 अपॉन 3, ठीक। तो डी क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 0.3, ये 0.3 है ना, ये आपका 0.3 आएगा, ये 0.3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 करिए आप। एक्चुअली में जब ये 0 हो जाएगा तो इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। जब वो 0 हो जाता है तो उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। 1.8 है ही तो उसको नहीं लेते हैं। 1.8, ठीक है, 1.8 माइनस 1.51 और 2.1 माइनस 1.8 अपॉन 2 कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा 0.3 आएगा आपका, है ना 0.3। अब देखिए ईटा डी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3 अपॉन 1.8 इंटू 100, कितना आएगा। करेक्ट आंसर बताइए आप। 0.3 अपॉन 1.8, 1 माइनस मतलब 83.33%, 83.33%। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, देखिए आपका सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा which of the following are correct value for coefficient of lateral and longitudinal fraction। lateral आपका ज्ञात किस लिए किया जाता है, आप जब बहुत्थान यानी सुपर एलिवेशन ज्ञात करते हैं तो lateral coefficient लिया जाता है यानी 0.15। longitudinal आपका किस लिए लिया जाता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, तो 0.35। अगला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर्स। स्लीपर्स को ज्ञात करना है कि कितने स्लीपर्स आएंगे अगर आपका ब्रॉड गेज यूज किया जा रहा है और n प्लस कितना n+4 यूज किया जा रहा है, तो 1 किलोमीटर में कितना आएगा n+4 डेंसिटी आपकी है, ठीक है। तो 13 मीटर की ब्रॉड गेज की रेल होती है और n+4 मतलब 13 + 4 बराबर 17 स्लीपर्स, मतलब 13 मीटर में 17 स्लीपर, तो 1 मीटर में 17/13 स्लीपर, तो 1 किलोमीटर में यानी 1000 मीटर में आपके कितना हो जाएंगे 17/13 × 1000, कितना आएगा आपका, कितना स्लीपर्स आएंगे 1308 आएंगे आपके, 1308 स्लीपर्स। निकाल लीजिए, आसान है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको ज्ञात करना है। डिस्चार्ज दिया है, डिस्चार्ज आपका 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया है और फ्लो रेट आपका दिया है 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है, 40 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इससे क्या करिए आप भाग दीजिए, 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, है ना। और डे की बात किया है तो इस डे को आप क्या करिए सेकंड में बदलिए, क्योंकि ये सेकंड में है, तो इस सेकंड को क्या करेंगे 24 × 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पर सेकंड में रहेगा। आपका क्या आएगा आंसर, कैलकुलेट करके बताइए। आ रहा है 3240.44 मीटर स्क्वायर, बताइए आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्लूम बिहेवियर व्हिच ऑकर्स इन द सुपर एडियाबैटिक कंडीशन विथ लाइट टू मॉडरेट विंड स्पीड इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्केल थर्मल एडीज आर। देखिए आप कुछ मत पढ़िए, इसमें एडियाबैटिक कंडीशन पढ़िए। सुपर एडियाबैटिक है आपका, अगर सुपर एडियाबैटिक है तो कौन सा होगा इसमें, सुपर एडियाबैटिक है आपका तो लूपिंग आपका फ्लूम होगा, सब एडियाबैटिक है तो कोनिंग फ्लूम होगा। सुपर एडियाबैटिक लूपिंग होगा, सब है तो कोनिंग होगा, स्टेबल है तो फ्लेमिंग होगा, स्टेबल है स्टेबल कंडीशन है तो फ्लेमिंग होगा, अगर न्यूट्रल कंडीशन है तो न्यूट्रल होगा। समझ में आया ना, चारों को लिख लीजिए। फाइनिंग कब होगा, स्टेबल कंडीशन में। लूपिंग कब होगा आपका, सुपर एडियाबैटिक। कोनिंग कब होगा, सब एडियाबैटिक। न्यूट्रल कब होगा आपका, न्यूट्रल कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ग्राउटिंग ऑफ द क्रेक्स इज मेजरिंग। जो आपकी ग्राउटिंग होती है वो रनिंग मीटर में मेजर की जाती है, रनिंग मीटर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 5 क्यूबिक मीटर।
5 क्यूबिक मीटर आपका नंबर सा ब्रिक है, तो मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 500, तो 500 गुणे 5 बराबर 2500 ब्रिक्स। समझ में आया? आज तो ज्यादा जल्दी नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको एस्टिमेट जो है फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू करेंगे आपका परसों से। कल आपका देख लीजिए, कल हमने जो है कल आपका जो लेक्चर आएगा वो आएगा एस्टिमेटिंग से आए हुए समस्त जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक ही सेट में, ठीक है। पिछली बार जो एस्टिमेटिंग में आया था उसको सुबह 9 बजे जरूर देखिएगा, उसके बाद हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं जरूर बताइए, और भाई शेयर कर दिया करो यार। 1-2 लोग, मतलब एक लोग को अगर शेयर करोगे, एक लोग को लाइव बुलाओगे तो 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, तभी तो अच्छा लगेगा, है ना। तो शेयर जरूर करा करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।